गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में नया टॉपिक मांग का नियम पिछली क्लास में स्टार्ट किया। मांग के नियम की परिभाषा और साथ में अन्य बातों के स्थिर रहने पर के अंतर्गत किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है या अन्य बातें स्थिर रहने पर में किन किन चीज़ें के बारे में चर्चा की, उन सभी को देखा। इसके अलावा मांग के नियम का समीकरण प्रस्तुत किया गया और साथ में इसको स्थिर क्यों रखा जाता है, यानी कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर इनको स्थिर क्यों माना जाता है। अगर इनको स्थिर नहीं माना जाए तो मांग का नियम लागू होने में कठिनाई हो सकती है। ये सारी चर्चाएं हो चुकी। आज की बात करते हैं कि आज हम इस क्लास में क्या करेंगे। आज हम इस क्लास के अंतर्गत मांग की अनुसूची या मांग वक्र बनाना देखेंगे और हम ये देखेंगे कि मांग और वस्तु की कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है, जो कि सारणी और इंडेक्स के सारणी और चित्र के द्वारा आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। लिखिए इसमें मांग की अनुसूची व मांग वक्र, हेडिंग डाल दीजिए। मांग की अनुसूची बोल लो, तालिका बोल लो, इंडेक्स बोल लो, एक ही बात है। तो मांग की अनुसूची व मांग वक्र के बारे में चर्चा की जाएगी। मांग की अनुसूची या मांग के नियम को व्यक्त करने के लिए मांग की पहले तालिका बनाई जाएगी और उस तालिका से मांग वक्र बनाया जाता है। इसके अंतर्गत एक तरफ वस्तु की कीमत होगी और दूसरी तरफ मांगी जाने वाली मात्रा। इसके अंतर्गत हमने एक वस्तु ली है और उस वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जो मांगी जाने वाली मात्राएं हैं उसके बारे में बताया जाएगा। एक वस्तु जो ली गई है वो आपके केले हैं कि जब केलों की कीमत क्या होती है उस समय मांग क्या होती है, जब कीमत कम हो जाती है तो मांग बढ़ जाती है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत जो समय है वो समय दिया हुआ है, उस दिए हुए समय के अंतर्गत ही हमको अध्ययन करना है। तो सबसे पहले आप मांग अनुसूची बनाते हैं। इसके अंदर एक तरफ लिखिए कीमत, किसकी? केलों की, क्योंकि हम केले ले रहे हैं तो यहाँ पर कीमत आ जाएगी और कीमत भी प्रति किलो में, यानी कीमत जो होगी, जैसे 9 रुपए कीमत है या 10 रुपए कीमत है तो 1 किलो केले की कीमत 10 रुपए आकी गई है। और यहाँ पर लिखेंगे हम मांग की मात्रा। क्या लिखेंगे? मांग की मात्रा, और वो भी लिखेंगे प्रतिदिन 1000, प्रतिदिन 1000, यानी हम रोज कितने 1000 किलो खरीदेंगे केजी में। ठीक है, इन इकाइयों का लिखा जाना बहुत जरूरी है कि अगर कीमत है तो वो किलो में है या टन में है, मन में है, किस में है, तो हमें साथ में इकाई का लिखना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पर जो केलों की मात्रा लिखेंगे जो कि मांग की मात्रा है, ये रोज कितने 1000 की जा रही है, इसलिए 1000 किलो के अंतर्गत आएगा। जब केले की कीमत 10 रुपए प्रति किलो है तो 5000 किलो केले खरीदे जा रहे हैं। इसी प्रकार केले की कीमत कितनी हो जाएगी?
जाएगी तो केलों की मांग बढ़कर 10 हो जाएगी, 10,000 किलो। केले की कीमत 8 रुपये हो गई है तो यहाँ पर मांगी जाने वाली जो मात्रा है वो आपकी बढ़कर 15 हो जाती है। ये 15 हो गई। केले की कीमत 7 रुपये हो गई तो मांगी जाने वाली मात्रा 20 हो गई। केले की कीमत 6 रुपये हो गई तो मांगी जाने वाली मात्रा 25 हो गई। केले की कीमत 5 रुपये हो गई तो मांगी जाने वाली मात्रा 30 हो गई। केले की कीमत 4 रुपये हो गई तो मांगी जाने वाली मात्रा भी बढ़कर कितनी हो गई, 35 हो जाती है। इस प्रकार जो है हम ये देख सकते हैं कि केलों की कीमत में कमी हो रही है तो मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होती है। इसी प्रकार अगर आप इसको उल्टा लेके जाओगे इधर से तो देखो केलों की कीमत में वृद्धि हो रही है तो मांगी जाने वाली मात्रा में कमी हो रही है। आप इसको आराम से देख सकते हो। जब केलों की कीमत में कमी हो रही है, ये देखो कमी हो रही है ना, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो मांगी जाने वाली मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। केलों की कीमत में कमी हो रही है तो मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार केलों की कीमत में देखो वृद्धि हो रही है, इधर देखिए, तो मांगी जाने वाली मात्रा में कमी हो रही है। और विपरीत संबंध की अगर अपन बात करते हैं तो आप इसको ऐसे शो करोगे, जब एक की कीमत ये देखो नीचे की तरफ आ रही है, केलों की कीमत नीचे आ रही है तो क्या होगा, मांग बढ़ेगी, मांग आपकी बढ़ती है। इसी प्रकार केलों की कीमत में जब वृद्धि होती है तो मांग आपकी घट जाती है। इस प्रकार उल्टे संबंध की अगर अपन बात करते हैं तो एक चीज ऊपर जाएगी तो दूसरी चीज नीचे आएगी। इस प्रकार इसका संबंध जो है बताया जाता है। जैसे कि इसकी अगर हम चित्र के द्वारा वर्णन करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हम जो है इसमें कीमत और मांग की मात्रा में विपरीत संबंध को कैसे जो है बताएंगे। प्रस्तुत चित्र में बनाइए इसको। यहाँ पर ये आपका एक्स एक्स है, ये आपका 0x है और ये वाई एक्स है। इसके अंतर्गत यहाँ पर जो वाई एक्स है यहाँ पर हम क्या शो करेंगे, केलों की कीमत शो करेंगे और यहाँ पर करेंगे मांग की मात्रा। क्या करेंगे, मांग की मात्रा शो करते हैं। यहाँ पर देखो केले की मांग 5,000, 10,000, 15,000, 20, 25, 30, 35, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। कीमत की बात करते हैं तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 आपकी केलों की कीमत है। अब जब देखो केले की कीमत 10 रुपए है तो मांगी जाने वाली मात्रा कितनी है, 5 है। केले की कीमत 10 है तो मांगी जाने वाली मात्रा कितनी है, 5 है। केले की कीमत 10 से 9 हो जाती है तो मांगी जाने वाली मात्रा 5 से कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 5 से 10 हो जाएगी। केले की कीमत 8 हो जाएगी तो मांगी जाने वाली मात्रा 15,000 किलो प्रतिदिन हो जाएगी, जो कि आपका यहाँ पर 15 आ जाएगा। केले की कीमत 7 है तो आपका 20 हो जाएगा, 20 आपका यहाँ आएगा। इसके बाद केले की कीमत 6 है तो 25 हो जाएगा, ये 25। केले की कीमत 5 है तो 30 हो जाएगा, ये आपका 30। केले की कीमत 4 है तो जो है मांग 35 हो जाएगी। और इस प्रकार आपका जो है ऊपर से यहाँ से लेके ये जो मांग
कीमत और मांग में देखो विपरीत संबंध बताया गया है। कीमत और मांग में कैसा संबंध है? विपरीत संबंध। एक चीज कीमतें घट रही है और मांग बढ़ रही है, कीमत घट रही है और मांग बढ़ रही है, ये विपरीत संबंध है। कीमत बढ़ रही है और मांग कम हो रही है, ये आपका विपरीत संबंध बताता है। इस प्रकार ये आपका मांग वक्र बन जाएगा। इन जो विभिन्न बिंदुओं को मिलाकर अपन वक्र बनाएंगे वो आपका मांग वक्र डीडी वक्र कहलाता है। इसको आप बना लीजिए और इसका स्पष्टीकरण कैसे करना है वो भी मैं बता देती हूँ आपको। प्रस्तुत चित्र में OX पर केलों की मांग को दर्शाया गया है और OY पर केलों की कीमत दर्शाई गई है। इसके अंतर्गत जब कीमत 10 रुपये प्रति किलो थी तो मांगी जाने वाली मात्रा 5000 किलो। इसके बाद केले की कीमत में जैसे जैसे कमी होती गई, केले की कीमत घटकर 10 रुपये हो गई, 9 रुपये हो गई, तो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़कर 10,000 किलो हो गई। इसके बाद कीमतों में और कमी होती गई, 8, 7, 6, 5, 4, 3 ऐसे और भी कमी होती जाएगी, तो मांगी जाने वाली मात्राएं बढ़ती जाएगी। इस प्रकार इन विभिन्न बिंदुओं को मिलाने से जो वक्र बनता है वो हमारा डीडी वक्र बनकर तैयार हो जाता है। ये डीडी वक्र ये बताता है कि वस्तु की कीमत और मांग में कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। वस्तु की कीमत और मांग में कैसा संबंध होगा? विपरीत संबंध होगा। यहाँ पर देखो कीमत घटी, नीचे की तरफ आई, मांग बढ़ी, आगे की तरफ गई, यही है ना। तो इस प्रकार ये आपको जो है मांग वक्र प्राप्त हो जाएगा। इस डायग्राम को बना लीजिए और ये हमेशा ध्यान रखना, कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। जब कीमत ज्यादा होती है तो मांग कम होगी और जब कीमत कम होगी तो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन साथ में आपको एक वाक्यांश का ध्यान रखना है जो कि है अन्य बातों के स्थिर रहने पर। अन्य बातों के स्थिर रहने पर, यहाँ पर अन्य बातों के स्थिर रहने का वाक्यांश बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर इस वाक्यांश को जो है इसका वाक्यांश को अगर इसमें नहीं जोड़ा जाए तो आपका मांग का नियम लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें उपभोक्ता की आय को स्थिर माना जाता है, उपभोक्ता की रुचि और पसंद को स्थिर माना जाता है, संबंधित वस्तुओं की कीमतों को जो है उसको स्थिर माना जाता है और भावी कीमतों की प्रत्याशाओं को भी स्थिर माना जाता है। इन चारों चीजों के स्थिर होने पर ही हमारा मांग का नियम लागू होता है, नहीं तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। इस प्रकार अन्य बातों के समान रहने पर जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो मांगी जाने वाली मात्रा में कमी होगी, जब वस्तु की कीमत में कमी होगी तो मांगी जाने वाली मात्रा में क्या होगी? वृद्धि होगी। इस प्रकार आपका जो है मांग का नियम तभी लागू होगा जब अन्य बातों के स्थिर रहने वाली बात आप उसके साथ में लिखोगे। इस प्रकार ये आपका जो है चित्र बन जाएगा और ये आपकी जो है अनुसूची बन जाएगी। कई बार जो है छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मांग का नियम या मांग वक्र बनाइए। तो जब आपको मांग वक्र बनाना है तो आपको पहले मांग की परिभाषा, मांग के नियम की परिभाषा देनी होगी। इसके बाद हमें सारणी बनानी होगी जिसमें वस्तु की कीमत होगी और मांगी जाने वाली मात्राएं होंगे। इसकी थोड़ी सी आपको वर्णन करना पड़ेगा कि इस कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा इतनी है, जब कीमतों में कमी होती है तो मांगी जाने वाली मात्राओं में वृद्धि हो जाती है। इसको बनाने के बाद आपको जो है डायग्राम बनाना होगा। इस डायग्राम में एक्स एक्स पर क्या शो किया जाता है, वाई एक्स पर क्या शो किया जाता है, ये सारी चीजें लिखनी होगी। इसके साथ कीमतें और जो मात्रा है इसको दर्शाना होगा और एक एक कीमत पर कितनी कितनी मांगी जाने वाली मात्राएं हैं
झुका हुआ है। इस डीडी वक्र का, मांग वक्र का दाईं ओर झुके होने का कारण क्या है? कई बार 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अधिकांश मांग वक्र नीचे दाईं ओर क्यों झुकते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है, मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि अधिकांश मांग वक्र, ये तो अभी हम हेडिंग ही डालेंगे क्योंकि ये जो, चलो ठीक है मैंने आपको बना के बता दिया, ये जो मांग वक्र आपका नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, तो क्वेश्चन आता है कि अधिकांश मांग वक्र नीचे दाईं ओर क्यों झुकते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसके कारण आपको बताए जाएंगे कि मांग वक्र के नीचे झुकने का कारण क्या है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट अपन करते हैं मांग वक्रों के नीचे दाईं ओर झुकने के कारण। अधिकांश मांग वक्र, अधिकांश मांग वक्र के नीचे दाईं, नीचे दाईं कर दो, दाईं कर दो, बात एक ही है, दाईं ओर झुकने के कारण। अधिकांश मांग वक्र के नीचे दाईं ओर झुकने के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। अधिकांश मांग वक्र नीचे दाईं ओर क्यों झुकते हैं, क्यों झुकते हैं, कर लो इसको, दाईं ओर झुकने के कारण कर लो, ये इसमें तो बात है कि और क्यों झुकते हैं, इनके कारण के बारे में चर्चा की जाएगी। ये मैं आपका जो है यहाँ पर मांग वक्र बना के बता देती हूँ। यहाँ वस्तु की कीमत हो गई और यहाँ वस्तु की मांगी जाने वाली मांग है। ये वक्र आपका मांग वक्र ये ऐसे ऊपर से नीचे की ओर झुक रहा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, डीडी वक्र बोलते हैं। तो अधिकांश मांग वक्र के नीचे दाईं ओर झुकने या क्यों झुकते हैं, इसके कारण की चर्चा करेंगे। मांग वक्र के निर्माण में ये स्पष्ट किया जा चुका है कि ये मांग के नियम का सूचक होता है। क्या कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर एक वस्तु की कीमत के घटने पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है और एक वस्तु की कीमत के बढ़ने पर मांगी जाने वाली मात्रा घटती है। ये आपका मांग का नियम कहलाता है। अर्थशास्त्री, जो अलग अलग अर्थशास्त्री हैं, उन अर्थशास्त्रियों के अनुसार कीमत के घटने पर एक वस्तु की मांग की मात्रा के बढ़ने के निम्न 2 कारण होते हैं। कि अगर वस्तु की कीमत घट रही है और वस्तु की कीमत के घटने पर मांग का बढ़ने, इसके 2 कारण होते हैं। उन कारणों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जब वस्तु की कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ेगी तो मांग वक्र आपका ऊपर से नीचे की ओर दाईं ओर की तरफ आएगा। इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो कारण है वो है आपका प्रतिस्थापन प्रभाव। क्या है? प्रतिस्थापन प्रभाव। छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रतिस्थापन प्रभाव किसे कहते हैं, और मांग के नीचे दाईं ओर झुकने का कारण भी प्रतिस्थापन प्रभाव भी होता है। इसमें क्या होता है, एक वस्तु की कीमत के घटने पर और अन्य वस्तु की कीमत के स्थिर रहने पर एक वस्तु पहले
अपेक्षा सस्ती हो जाती है। इसको मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताऊंगी। दो वस्तुएं हैं, इसमें एक वस्तु की कीमत तो स्थिर है और जो दूसरी वस्तु है उसकी कीमत पहले की तुलना में कम हो गई। अब पहले की तुलना में कम हो गई तो वो दूसरी या अन्य वस्तुओं की कीमतों की अपेक्षा पहली वस्तु क्या हो गई, सस्ती हो जाती है, जिससे उपभोक्ता जो है अन्य वस्तुओं के स्थान पर कुछ सीमा तक इसका प्रतिस्थापन करने लग जाते हैं। जिस वस्तु की कीमत कम हो जाती है, ग्राहक जिस वस्तु की कीमत स्थिर है उसके ग्राहक भी कीमत के कम होने पर दूसरी तरफ चले जाते हैं, जिससे वस्तु की कीमत के घटने पर मांग की मात्रा बढ़ जाती है और मांग वक्र नीचे दाईं ओर झुक जाता है। तो आपको इस परिभाषा के अंतर्गत यह प्रतिस्थापन प्रभाव किसे कहते हैं, इसमें लिखना है एक वस्तु की कीमत के घटने पर। लिखिए, इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं बता रही हूँ। लिखिए, एक वस्तु की कीमत के घटने पर, इसको इन्वर्टेड कोमा कर देना, एक वस्तु की कीमत के घटने पर, इस कीमत यहाँ वाली कीमत को मैं यहाँ कर रही हूँ डायग्राम के पास में, एक वस्तु की कीमत के घटने पर और अन्य वस्तुओं की कीमतों के, अन्य वस्तुओं की कीमतों के स्थिर रहने पर, जो दूसरी वस्तु है वो उसकी कीमत कैसी है, स्थिर है। स्थिर रहने पर वह वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में, वह वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में सस्ती हो जाती है। यानी कि लोग दूसरी वस्तु की जगह उस वस्तु को प्रतिस्थापित कर लेते हैं, तो जिससे उपभोक्ता अन्य वस्तु के स्थान पर, जिससे उपभोक्ता अन्य वस्तु के स्थान पर, अन्य वस्तु के स्थान पर उस वस्तु को प्रतिस्थापित कर लेते हैं। यानी दूसरी वस्तुओं की तुलना में उस वस्तु को खरीदने लग जाते हैं। तो करने लगते हैं, परिणाम स्वरूप इसकी मांग की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उस वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उस वस्तु की मांग की मात्रा जो है क्या होगी, बढ़ेगी। इसे ही प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। इसे ही प्रतिस्थापन प्रभाव, इसको आप यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा कर लेना और इसके नीचे अंडरलाइन कर लेना। प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं, ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कई बार, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब जब उस वस्तु की मांग बढ़ेगी कीमत के कम होने पर, तो देखो मांग जो है
लगता है। लिखिए इसको, एक वस्तु की कीमत के घटने पर और अन्य वस्तुओं की कीमतों के स्थिर रहने पर वह अन्य वस्तुओं की तुलना में सस्ती हो जाती है, जिससे उपभोक्ता अन्य वस्तु के स्थान पर उस वस्तु को प्रतिस्थापित करने लगते हैं, जिससे उसकी मांग बढ़ जाती है, और जब मांग बढ़ेगी तो इसे ही प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। इसको आपको एक उदाहरण के द्वारा बता देती हूँ मैं। मान लीजिए चाय और कॉफी दो कैसी वस्तु है? चाय और कॉफी दोनों स्थानापन्न वस्तुएं हैं। कैसी वस्तुएं हैं? स्थानापन्न। इसमें अपन ने संबंधित वस्तुओं की कीमतें में बताया था मैंने आपको, स्थानापन्न वस्तुएं, पूरक वस्तुएं। यहाँ पर स्थानापन्न वस्तु ले रहे हैं और वो वस्तु है चाय और कॉफी। कॉफी की कीमत 100 रुपए, ठीक है, और चाय की कीमत मान लो 90 रुपए। चाय की कीमत 90 रुपए और 100 रुपए है, और कॉफी की कीमत 90 रुपए है। अब यहाँ पर कॉफी की कीमत को तो स्थिर रखा जाता है, 90 कर दिया है, 90 है, और जो चाय की कीमत है वो घटकर कितनी हो गई? 70 रुपए हो गई। 70 रुपए हो गई, और कॉफी की कीमत एज इट इज 90 रुपए है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति कॉफी पी रहे थे, सारे के सारे व्यक्तियों की बात नहीं करें कि सारे के सारे कॉफी पीने वाले व्यक्ति चाय की तरफ आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पा रहा है या उसे ऐसा लग रहा है कि मैं कॉफी की जगह चाय को स्थापित कर लूं, क्यों? क्योंकि मेरे 20 रुपए बचेंगे, तो वो कॉफी की जगह चाय पीने लग जाएंगे। अब जब चाय पीने लग जाएंगे तो चाय की मांग की मात्रा बढ़ जाएगी, कॉफी की व्यक्तियों की मांग के कम होने के कारण। तो यहाँ पर चाय की मांग बढ़ेगी, और चाय की मांग बढ़ेगी तो कम कीमत पर लोग ज्यादा मात्रा में वस्तु की मांग करेंगे, और जब ज्यादा मात्रा में वस्तु की मांग करेंगे तो मांग वक्र आपका नीचे दाहिनी ओर झुकता है। इसी प्रकार के उदाहरण में आप टेरिकॉट के वस्त्र और सूती वस्त्रों का उदाहरण ले सकते हो। टेरिकॉट के वस्त्रों की कीमत सूती वस्त्रों की अपेक्षा कम हो जाती है, तो टेरिकॉट के ग्राहक जो है सूती वस्त्र की तरफ चले जाएंगे, या सूती वस्त्र के ग्राहक टेरिकॉट के वस्त्रों की तरफ चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उस वस्तु की अपेक्षा सस्ती हो जाती है। इसलिए प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण मांग वक्र का नीचे दाहिनी ओर झुकना बनता है, इसीलिए मांग वक्र आपका नीचे दाहिनी ओर झुकता है। इसके अंतर्गत जो है आपको यहाँ पर ये डायग्राम बना लेना है, और ये डायग्राम बना के इसमें वस्तु की एक्स वस्तु यहाँ पर जो है एक्स वस्तु की मांग कर दो, एक्स वस्तु की मांग, और यहाँ पर वस्तु की कीमत। कौन सी वस्तु की कीमत आएगी? यहाँ पर आ जाएगी आपकी वाई वस्तु की, वाई वस्तु की कीमत, ठीक है। इस प्रकार आपका ये प्रतिस्थापन प्रभाव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपने को दो वस्तुएं एक्स और वाई वस्तु लेनी होगी। इस प्रकार यह आपका चित्र बन जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रतिस्थापन प्रभाव हो जाता है, और इसमें एक्स वस्तु और वाई वस्तु दो वस्तुएं लेकर, चाहे आप स्थानापन्न वस्तु ले लो, इसके अंतर्गत स्थानापन्न वस्तुओं में चाय और कॉफी का उदाहरण दे सकते हो, कपड़ों में आप टेरिकॉट और सूती वस्त्रों का कपड़ों का उदाहरण दे सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, उन उदाहरणों के द्वारा बता सकते हो कि कोई वस्तु जब सस्ती हो जाती है तो फिर क्या होता है। इस प्रकार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद आय प्रभाव की बात करेंगे, तो आय प्रभाव जो किया जाएगा वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।